हर रोज़ करीब 1500 फ्लाइट्स यूएस से यूरोप जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर से सिर्फ यही ख़ास रूट ही इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह का जहाज़ों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज़ एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी करीब 305 मीटर। कभी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कोई वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें मल्टीपल जहाज़ आसमान में ही एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऐसा ख़ास तौर पर यूएस से यूरोप की फ़्लाइट में देखा जाता है जिसमें इस इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल यह है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट्स यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में सिर्फ इसी ख़ास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। जूनियर जेम की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, जहाज़ों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 103 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में मसाबुरो ओइशी नामी एक जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट ने आसमान में कई वेदर बैलून्स रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो कि बैलून्स को इंतहाई तेज़ रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे दुनिया ने जापानीज साइंटिस्ट की इस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने और अमेरिकन स्टेट ऑर्गन गए तो वहाँ जंगल में उनको एक बहुत बड़ा बैलून पड़ा हुआ नज़र आया। उन्होंने एक्साइटमेंट में आकर उसको घसीट तो लिया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि असल में ये क्या खतरा मोल लेने जा रहे हैं। इस बैलून में बॉम्ब लगा हुआ था जो हिलने जुलने से फट पड़ा और 6 के 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठे। पूरे यूएस में इस किस्म के कई और इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि ये बैलून 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के उस पार जापान ने लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं, बल्कि जापान ने 9,000 के करीब बैलून बॉम्ब्स लॉन्च किए थे, जिनमें 300 अपने टारगेट यूएस में लैंड हुए। जापान ने मसाबुरो की रिसर्च का फ़ायदा उठाकर ये बैलून्स लॉन्च किए थे जो तेज़ हवाओं में बहते हुए यूएस तक जा पहुँचे। तब से लेकर 30 से 40 हज़ार फीट ऊपर तेज़ हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी नोटिस किया गया है और साउदर्न में भी। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रैवल करती हैं जिसकी चौड़ाई कई सौ किलोमीटर और मोटाई 4 किलोमीटर है। और हैरत की बात यह है कि इनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन भी नहीं है। साइंसदानों का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तेज़ हवाएं पैदा होती हैं। इक्वेटर की गर्म हवा जब पोल की तरफ ट्रैवल करती है तो जेट स्ट्रीम्स पैदा होती हैं, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ अगर हवा ट्रैवल करेगी तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए। लेकिन ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रैवल करती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन बताई जा रही है। हमारा अर्थ करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इन तेज हवाओं के पोल्स की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर मजबूर कर रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज सिर्फ एक ही रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं। 1952 में एयरलाइन पायलट ने जेट स्ट्रीम पे ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन में भी जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं, उसी तरह यूएस से यूरोप के सफ़र के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम मौजूद हैं। दौरान सफ़र पायलट्स जहाज़ को जानबूझ के जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जहाज़ को आगे की तरफ पुश करती थीं, जिससे जहाज़ की स्पीड भी बढ़ जाती थी, टर्बुलेंस भी कम हो जाती थी और जाहिर है फ्यूल की भी काफ़ी बचत होती थी। इसी तरह अगर यूरोप से यूएस की तरफ जाना हो तो पायलट्स कोई भी रूट इस्तेमाल करते थे पर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते थे।
क्योंकि अब ये हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जिससे जहाज़ पर उल्टा असर पड़ता था। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो करने लगी। तमाम ईस्ट पैलेट्स की तरफ जाने के लिए जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे, पर सबसे बड़ा मसला जेट स्ट्रीम के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक का था, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी का होता था कि वो वेदर के मुताबिक फ़्लाइट्स का रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई जहाज़ एक दूसरे से ना टकराए। नाज़रीन, इस कंसेप्ट को मैंने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश तो बहुत की है। उम्मीद है जूनियर ज़ैम की ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।